चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखो आज का टारगेट अपना क्या है। मई 2025 अटेम्प्ट में जो आईसीएआई ने पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस का पूछा था वो आज हम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था, एक मीडियम एवरेज लेवल का पेपर था। मैं नहीं कहूंगा बहुत इजी था पर बहुत हार्ड भी नहीं था। आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं फिर बोलूंगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन से करेंगे, अपना आंसर वेटेज के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे और टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे। टारगेट पूरे 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने का रहेगा। आइए, एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाज रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली फ्रॉम सेवरल ईयर्स। अच्छी बात है, बोले सेवरल ईयर से बिजनेस बढ़िया चला रही थी। P was the purchase manager of company, अच्छी बात है। He authorized his agent, एजेंट वर्ड आते ही मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का है। तो P was the purchase manager of company, he authorized his agent Q to buy रॉ मटेरियल खरीदने के लिए बोल रहा है ऑन हिज बिहाफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन दिल्ली। ही इंस्ट्रक्टेड Q, उसने Q को बोला to buy only मजबूत ब्रांड ऑफ सीमेंट at the rate of 2000 से 2500 per ton to maintain quality of roads in Delhi। मतलब P ने अपना एजेंट Q को बनाया है और P ने Q को बोला ये एक ब्रांड आती है मजबूत ब्रांड, बोले सिर्फ इसी ब्रांड का सीमेंट लेना। और सीमेंट किस प्राइस पे लेने को बोला? 2000 से लेकर 2500 पर टन पे। However, Q bought only 1000 टन ऑफ सीमेंट खरीदा उसने of मजबूत ब्रांड ऑफ सीमेंट फ्रॉम मिस्टर आर, अ वेरी वेल नोन वेंडर ऑफ एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर एट द रेट ऑफ 3500 पर टन। हमने एजेंट को क्या बोला था कि तुझे ना सीमेंट जो खरीदना है वो 2000 से 2500 पर टन की प्राइस पे खरीदना है। एजेंट ने किस प्राइस पे खरीदा? 3500 पर टन। यानी एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड करी है। एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करा है कि नहीं करा है, मुझे बताओ। एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करा है नहीं करा है? फटाफट बोलो भाई। बिल्कुल करा है। मिस्टर क्यू हैज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू आर that he was buying cement from ABC Infrastructure Limited। उसने ये बात आर को बताई नहीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, ये आर कौन है? When P discovered this aspect, he refused to pay to R। अच्छा, आर ये रहा। अच्छा, आर तो वेंडर है ना बेटा, जिससे सीमेंट लिया है। तो वेंडर बेसिकली थर्ड पार्टी है। तो वो ये बोल रहा है कि जो एजेंट है Q, उसने वेंडर को ये बात नहीं बताई थी कि उसको सीमेंट खरीदने के लिए 2000 से 2500 पर टन पर बोला गया था। तो जब कंपनी को सीमेंट के बारे में पता चला, जब P को पता चला, तो उसने मना कर दिया कि बोले मैं तो पैसा नहीं दूंगा। मतलब जो P है प्रिंसिपल, वो थर्ड पार्टी को यानी कि वेंडर को पेमेंट देने से मना कर रहा है। एंड रिजेक्ट्स द सीमेंट बॉट बाय Q, और Q ने जो सीमेंट खरीदा था यानी एजेंट ने जो सीमेंट खरीदा था वो रिजेक्ट भी कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट Q हैज एक्सीडेड अथॉरिटी। तो हम सही सोच रहे थे, हमारी सोच तो ठीक है। मुझे अभी तक ये नहीं पता क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अभी तक मैं ये नहीं बोल सकता यहां पे कौन सा प्रोविजन लगाना है। मुझे पूरा पढ़ के भी अभी तक प्रोविजन नहीं पता। जब तक मैं ये दोनों लाइन नहीं पढ़ूंगा मुझे नहीं पता चलेगा क्वेश्चन ने क्या पूछा है। मिस्टर आर सफर्ड अ ह्यूज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। आर कौन है? थर्ड पार्टी, उसको लॉस हो गया। गिव योर ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर पी कौन था? प्रिंसिपल was bound to pay R। R कौन है? थर्ड पार्टी। क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए लायबल थी फॉर सीमेंट परचेज बाय हिज एजेंट Q? क्या वो लायबल थी पे करने के लिए? तो आप बोलोगे नो, नहीं लायबल थी। क्यों नहीं लायबल थी? अब आप अपनी बुक में टॉपिक निकालोगे
तो टॉपिक मिलेगा लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज का अगर आप टॉपिक निकालोगे, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज का अगर आप टॉपिक निकालोगे तो वहां पे आपको एक टॉपिक मिलेगा कि अगर एजेंट कोई काम करता है तो प्रिंसिपल उस काम के लिए लायबल है। एजेंट अगर कोई काम करता है तो प्रिंसिपल उस काम के लिए लायबल है। कब लायबल है? दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो जो काम किया हो वो लॉफुल हो, और दूसरी कंडीशन क्या थी? वो काम विद इन एजेंट्स अथॉरिटी हो। तो अगर एजेंट ने जो काम किया वो लॉफुल है और विद इन एजेंट्स अथॉरिटी है। अच्छा, मुझे देखकर बताओ सेक्शन नंबर कौन से सेक्शन में लिखी है बात? कौन से सेक्शन में लिखी है बात? बताओ मेरे को, देखो, देखें, मेरे को आइडेंटिफाई कराओ, देखें आप सही सेक्शन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? 226। ये तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजेंसी में लिखा रखा है सेक्शन, आप जाके चेक करोगे तो यहां पे प्रोविजन में कौन सा सेक्शन आएगा? 226। और आप उसमें क्या लिखोगे? प्रिंसिपल विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट ओनली इफ सच एक्ट्स आर विद इन एजेंट्स अथॉरिटी एंड सच एक्ट्स आर लॉफुल। फिर आप लिखोगे इन द गिवन केस एजेंट Q एक्टेड आउटसाइड अथॉरिटी। बोले एजेंट ने तो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया था, देयरफॉर प्रिंसिपल यानी कि P इज नॉट लायबल, लायबल नहीं है टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी है आर। आ गया पहले पार्ट का आंसर, बोलो। अच्छा, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ऑन द अदर एंड क्यू बीइंग एजेंट, एजेंट बोल रहा है मैं तो नहीं दूंगा। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी लायबिलिटी टू कंपनसेट आर, एजेंट भी मना कर रहा है। एजेंट बोल रहा है मैं भी पैसा नहीं दूंगा। एजेंट बोल रहा है मैं भी पैसा नहीं दूंगा। एजेंट क्यों मना कर रहा है पैसा देने के लिए? एजेंट क्यों मना कर रहा है पैसा देने के लिए? अब कर रहा है एजेंट तो मना, अब क्यों का तो क्या जवाब है? एजेंट तो बोल रहा है भाई साहब मैं भी पैसा नहीं दूंगा। प्रिंसिपल तो नहीं देगा, यह बात तो समझ में आती है। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रिंसिपल नहीं देगा, यह बात तो समझ में आती है। एजेंट बोल रहा है भाई साहब मैं भी नहीं दूंगा। क्यू बीइंग एजेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी लायबिलिटी टू आर। क्यों बोल रहा है मैं तो एजेंट हूं, मैं क्यों दूं? इन दिस सिचुएशन अब वो पूछ रहा है वेदर आर कैन फाइल सूट अगेंस्ट क्यू। क्यू कौन है? एजेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आर क्यू के ऊपर केस कर सकता है क्या? भाई आर पी से तो नहीं ले सकता। पी कौन था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से तो नहीं ले सकता, वो तो हमने पढ़ लिया। क्यों नहीं ले सकता प्रिंसिपल से? क्योंकि एजेंट ने जो काम किया आउटसाइड अथॉरिटी किया है। लेकिन अब यहां पर बेटा आपको प्रोविजंस में सेकंड पार्ट के आंसर के लिए लिखने पड़ेंगे दो सेक्शन, एक तो 230 और एक 231। अब सेक्शन 230 अगर आप अपनी बुक्स में जाके देखोगे तो वो ये बोलता है कि एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल। एजेंट लायबल नहीं होता टू थर्ड पार्टीज। तो 230 तो बोलता है कि एजेंट लायबल नहीं होता, फिर तो अपने को यही लिखना है कि लायबल नहीं है। लेकिन फिर मैंने उसमें एक्सेप्शन पढ़ाए थे, कहां पर एजेंट पर्सनली लायबल होता है। तो कहां पर एजेंट पर्सनली लायबल होता है उसमें अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट होगा वेयर एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम करेगा, एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम करेगा तो फिर पर्सनल लायबिलिटी एजेंट की होती है। तो आप बोलोगे ये इन दिस केस एजेंट क्यू विल बी लायबल टू प्रिंसिपल, विल बी लायबल
टू थर्ड पार्टी आर। समझ में आई? अच्छा सवाल है, नाइस क्वेश्चन। समझ में आया? चलो, तो प्रोविजन में कितने सेक्शन आए? 226, 230 और 231। पहले पार्ट का कंक्लूजन क्या आया? प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल नहीं है। दूसरे पार्ट का कंक्लूजन क्या आया? एजेंट थर्ड पार्टी को लायबल माना जाएगा। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला बड़ा इजी सा सवाल है, आपको देखते ही होना चाहिए, पेपर में आप इस सवाल में नहीं अटकने चाहिए। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी। सोचो कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने। स्मॉल कंपनी का सेक्शन है 2 का क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी कब होगी? जब पेड अप कैपिटल, स्मॉल कंपनी कब होगी? जब पेड अप कैपिटल लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़ होगी और टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 40 करोड़ होगा। एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, हैविंग टर्नओवर ऑफ 10 करोड़, टर्नओवर की कंडीशन पूरी हो गई। एंड पेड अप कैपिटल 1 करोड़, पेड अप कैपिटल की कंडीशन भी पूरी हो गई। आउट ऑफ 60,000 शेयर, इसके 1 लाख शेयर है, उसमें से 60,000 शेयर किसके पास थे? यूवी इंफ्रा, यानी ये सब्सिडरी कंपनी हो गई। क्या सब्सिडरी कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है? नहीं ले सकती। इसलिए आप बोलोगे एसटीएस नॉट अ स्मॉल कंपनी। क्यों नहीं है वो स्मॉल कंपनी? क्योंकि वो यूवी की सब्सिडरी हो गई। यूवी होल्डिंग है और एसटीएस सब्सिडरी है। बोलो आया? सोचो कितनी बार करा दिया मैंने ऐसा क्वेश्चन, आपको करा दिया या नहीं करा दिया? आप बताओ। बिल्कुल सर आपने करा दिया, तो एकदम इजीली स्कोर कर पाएंगे इस क्वेश्चन में तो। अच्छा, अब अगला पूछ रहा है ZX लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल 3 करोड़, टर्नओवर 35 करोड़, ये भी नहीं अवेल कर सकती, नॉट अ स्मॉल कंपनी। अब ये क्यों नहीं अवेल कर सकती? होने को तो इसकी पेड अप कैपिटल भी 4 करोड़ से कम है और इसका टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है, लेकिन ये ZX लिमिटेड है यानी पब्लिक कंपनी है। अगेन आपको पता है पब्लिक कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना अलाउड नहीं है। कर लोगे? इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। सेकंड पार्ट आया सेक्शन 2 के क्लॉज 6 से, कंपनीज एक्ट के, जो कि किसका है? एसोसिएट कंपनी का है। अब क्या बोल रहा है? द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ एसीडी लिमिटेड इज 80 करोड़ एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 20 करोड़। प्रेफरेंस से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो प्रेफरेंस तो मैंने काटी दी, प्रेफरेंस तो मैंने काटी दी, मैं तो कभी प्रेफरेंस में दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। बी लिमिटेड होल्ड्स इक्विटी शेयर इन एसीडी लिमिटेड। एसीडी के टोटल शेयर हैं 80 करोड़ के, उसमें से बी लिमिटेड के पास एसीडी के 15 करोड़ के शेयर हैं। प्रेफरेंस शेयर से तो कोई मतलब ही नहीं है। कैन बी लिमिटेड उल्टा उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। कैन बी लिमिटेड बी कंसिडर्ड एसोसिएट कंपनी ऑफ एसीडी लिमिटेड? आइडियली सवाल क्या होना चाहिए था? कैन एसीडी लिमिटेड बी कंसिडर्ड एसोसिएट कंपनी ऑफ? सवाल तो यही होना चाहिए था। तो पहली चीज तो सवाल ही उल्टा बना है, ये गलती से हो जाता है इनसे। फिर बोलते नहीं हम तो बच्चे को ट्रिक कर रहे थे। ये कैसा ट्रिक कर रहे थे तुम? चलो ठीक है, तो अपन तो सवाल ऐसे ही पढ़ेंगे, कैन एसीडी बी कंसिडर्ड एज एसोसिएट ऑफ बी लिमिटेड। अब एसोसिएट कंपनी के लिए क्या चाहिए होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है 20% पे। 80 करोड़ का 20% होता है 16 करोड़, इसके पास तो 15 करोड़ ही है, यानी बीसीडी का एसीडी में, बी लिमिटेड का एसीडी में, बी लिमिटेड का एसीडी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? नो, एसीडी लिमिटेड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। आप सोचेंगे पेपर में आपको इसका बोनस मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ट्रिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैन बी
लिमिटेड बी कंसिडर्ड एज एसोसिएट ऑफ एसीडी। अरे बी कैसे एसोसिएट बनेगी? बी ने तो एसीडी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो बी तो पेरेंट कंपनी बनेगी, एसोसिएट तो एसीडी को बनना चाहिए था। पर एसीडी भी एसोसिएट नहीं बनी क्योंकि उसके पास, बी लिमिटेड के पास एसीडी के 20% शेयर्स ही नहीं है। समझ गए? पक्का? इट्स अ नाइस क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर का। अब ये वो क्वेश्चन होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, इसीलिए तो मैं बोलता हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट पे फोकस करो। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन कितना हार्ड था देखा आपने, लेकिन मैंने तुम्हें पहले क्या कंपनी पढ़ने बोला है? सोगा, कंपनी और पार्टनरशिप, यही पढ़ने बोला है। कंपनी का क्वेश्चन आसान था, 7 नंबर का ऊपर सवाल किया, 4 और 3 7, 4 नंबर का ये वाला पार्ट और 3 नंबर का ये वाला पार्ट, और ये 6 नंबर का एकदम इजी। द राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, इसमें सेक्शन 36 एक्सप्लेन हो जाएगा ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। शॉर्ट में याद दिलाता हूं, पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, ही शैल नॉट यूज द फर्म नेम, he shall not represent himself as carrying on business on behalf of firm, he shall not solicit customers of the firm। लेकिन फर्म चाहे तो पार्टनर पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट और फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ही विल नॉट कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस। राइट ऑफ पार्टनर टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर टू इंडेमनिफाई द फर्म, दो पार्ट। राइट ऑफ पार्टनर टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म, पार्टनर फर्म से इंडेमनिफिकेशन कब लेगा? सेक्शन 13 का ई पार्ट, दो केस में लेगा। एक तो अगर पार्टनर कोई एक्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करता है, और एक पार्टनर कोई एक्ट कब करता है? इमरजेंसी में। और पार्टनर खुद कब इंडेमनिफाई करेगा? तो यही 13 के एफ में, 13 के ई के जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट है। ई में राइट था, एफ में ड्यूटी थी, मार्क कराया मैंने। 13 का एफ क्या बोलता है? बोलो आप, पार्टनर मस्ट इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू द फर्म बाय विलफुल नेग्लेक्ट और फ्रॉड कमिटेड बाय द पार्टनर। तो 13 ई और 13 एफ, ये पूरे 6 नंबर आपके आने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए। ऊपर वाले 7 और ये 6, 13 नंबर लूज नहीं होने चाहिए। अगर आपने 13 नंबर लूज नहीं किए तो आपका काम आधा तो यहीं पर हो गया। आगे चलूं, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखो, पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, ये मेन है सेक्शन 26 का क्वेश्चन। सेक्शन 26 ऑफ सोगा, सेक्शन 26 ऑफ सोगा क्या बोलता है? रिस्क फॉलोज ओनरशिप। एस परचेस्ड यानी एस बायर है। सोगा का क्वेश्चन करते वक्त हमेशा पहले मन में यह जरूर सोचो कि सेलर कौन है और बायर कौन है। एस परचेज द ड्रेस फ्रॉम रेप्यूटेड शोरूम, रेप्यूटेड शोरूम हो गया सेलर, and made the payment in cash. The dress she purchased required some, ड्रेस में कुछ ऑल्ट्रेशन होना था। सर दिमाग लगाओ, अगर ड्रेस में ऑल्ट्रेशन होना था तो ये ड्रेस डिलीवरेबल स्टेट में नहीं हुई ना। डिलीवरेबल स्टेट में कब आएगी? जब ऑल्ट्रेशन कर देंगे। अब याद है सोगा का सेक्शन नंबर हमने पढ़ा था 21, वो ये बोलता था अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स है, अब यहां पे ड्रेस तो स्पेसिफिक गुड्स ही है, लेकिन स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो उनकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? व्हेन दे आर पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, व्हेन दे आर पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट एंड बायर हैज नोटिस ऑफ इट, और बायर को उसका क्या मिल जाए? नोटिस मिल जाए। याद आ रहा है? द शॉपकीपर assured us that it would take just 1 day to get the dress altered. शॉपकीपर बोला मैं तो एक ही दिन में ऑल्ट्रेशन करा दूंगा। It was agreed that once the dress was altered, शॉपकीपर इन्फॉर्म भी करेगा
The shopkeeper would inform S through phone and she would collect the dress. Next day by evening, dress was altered, dress alter भी हो गई and kept ready to be delivered. लेकिन shopkeeper forget to inform S that dress was ready. क्योंकि आपने इन्फॉर्म नहीं किया, यानी बायर को नोटिस नहीं मिला. बायर को नोटिस नहीं मिला यानी ओनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड. अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है. जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है तो गुड्स का रिस्क किसका रहेगा? सेलर का रहेगा. गुड्स का रिस्क किसका रहेगा? सेलर का रहेगा. प्रोविजन में सेक्शन 21 भी आएगा और 26 भी आएगा. अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? मैंने तो अभी तक क्वेश्चन एनालाइज किया, आगे देखते हैं पूछ क्या रहा है. ओ इतना बड़ा और है अभी तो, ये ऐसे थोड़ी 7 नंबर दे देगा आपको. इन द मीन टाइम अ शॉर्ट सर्किट अकड़, लग गई ना आग. शॉर्ट सर्किट से तो आग ही लगती है हमारे यहां. अकर्ड नियर डिलीवरी काउंटर ऑफ द शॉप एंड सम पैकेट्स रेडी फॉर डिलीवरी कॉट फायर. आफ्टर वेटिंग फॉर 10 days, 10 दिन तक तो कुछ ठीक है, तो हुआ नहीं. When S went to collect her dress, she was informed that she came late. बोले तू ही लेट आई है, ड्रेस तो जल गई. And her dress was burnt in fire. S बोलता है मेरा पैसा वापस करो भाई. S then asked for refund of money what she paid. शॉपकीपर ऑब्वियसली यही बोलेगा, मैं तो वापस नहीं दूंगा. शॉपकीपर तो यही बोलेगा. शॉपकीपर रिफ्यूज बाय सेइंग दैट ड्रेस वाज केप्ट रेडी द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ परचेज एंड द लॉस ड्यू टू फायर अकर्ड आफ्टर अ वीक. ठीक है. ही रिफ्यूज टू बियर द लाइबिलिटी. उसने बोला मैं तो लाइबिलिटी बियर नहीं करूंगा. बाय सेइंग दैट इफ एस हैड कलेक्टेड द ड्रेस ऑन टाइम, बोले अगर तू टाइम से ले ली तो जलती नहीं. इट वुड नॉट हैव बीन बर्न्ड. एस इंसिस्टेड दैट मैं तो तेरे फोन का वेट कर रही थी. शी वॉज वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम द शॉप एंड दस entitled to claim refund of cost of dress. Examine with reference to SOGA whether shopkeeper will be liable to refund cost of dress. Yes, वो liable होगा. वो liable होगा. क्यों liable होगा? आप ये बोलोगे, देखो आराम से समझना, अगर स्पेसिफिक गुड्स होते हैं और डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं तो ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाते ही ट्रांसफर होती है. लेकिन स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होते हैं तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ भी जाते हैं और बायर को इसका नोटिस भी मिल जाता है. समझ में आती है कि नहीं आती है? तो आप ये क्या बोलोगे? इन द गिवन केस notice of delivery was not given. notice of delivery नहीं किया गया to S. S कौन थी? buyer. and thus ownership has not been transferred. बोले ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है टू एस यानी बायर. देयरफॉर शॉपकीपर विल बी लायबल फॉर लॉस. ही मस्ट रिफंड प्राइस टू एस. आ गया समझ में? आया नहीं आया? बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं. अब डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब यही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैं बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मार्क्स ना लूज करो. फिर बोल रहा हूं, यही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैं बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं मार्क्स ना लूज करें. दोनों क्वेश्चन ये 7, 3, 3, 13 नंबर बिल्कुल लूज नहीं होने चाहिए. आप देखिएगा कितना इजी है.
Doctrine of indoor management allows all those who deal with the company to assume that officers of company have observed the provisions of article. In the light of above statement, explain doctrine of indoor management. कर दोगे explain? साथ में रेफरेंस केस एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवन एंड इट्स एक्सेप्शंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। एक्सेप्शन भी समझाने। मैंने आपको 3 एक्सेप्शन बताए हैं, तीनों एक्सेप्शन लिखने हैं विद रेफरेंस केस। रेफरेंस केस एक्सप्लेन करोगे या नहीं करोगे, टाइम अवेलेबिलिटी पे देख लेना एग्जाम में। टाइम अवेलेबल हो तो एक्सप्लेन कर देना, नहीं हो तो मत करना, ठीक है। नाम तो लिखना ही है, नाम तो लिखना ही है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, फिर पहला एक्सेप्शन था नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, रेफरेंस केस हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दूसरा एक्सेप्शन था नेग्लिजेंस या फेलियर टू मेक रीजनेबल इंक्वायरी, उसमें रेफरेंस केस था आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी। और आखिरी एक्सेप्शन था फॉर्जरी। फॉर्जरी का रेफरेंस केस था रूबन वर्सेस ग्रेट फिनगॉल कंसोलिडेटेड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट पूरा एक्सप्लेन होगा। मैं सिर्फ जो एक्सेप्शंस हैं उनके रेफरेंस केसेस के लिए आपको बोल रहा हूं, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना। अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू एक्सप्लेन देम। क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, पेपर छूट जाएगा आगे का अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा। अब ये सब चीजें स्मार्टनेस होती हैं, इनको कोई ट्रिक नहीं होती सिखाने की, ये प्रैक्टिस से आती हैं। इन चीजों को सिखाने की कोई ट्रिक नहीं है कि आप बोलो सर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बता दो, नहीं। दिस इज समथिंग दैट यू लर्न बाय प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस तब होती है जब आप कंप्लीट पेपर सॉल्व करते हैं। LLP gives the benefit of limited liability of company on one hand and flexibility of partnership on the other. सही बात है। Discuss according to provision of LLP Act। अब बच्चों को ये क्वेश्चन के आंसर ही नहीं लिखने आते, सोचो कितना इजी सा क्वेश्चन है। बोल रहा है LLP लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट देती है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला फीचर एक्सप्लेन कराना। LLP का फीचर्स ऑफ LLP पढ़ाए हैं क्या? लिख क्या होगे? द लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज अग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP। और एक और चीज एक्सप्लेन करके आना, ये भी लिमिटेड लाइबिलिटी का ही पार्ट है कि बोले LLP में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होता। एक बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी में तो हमेशा एक ही फीचर आता है कि LLP में पार्टनर्स की राइट एंड ड्यूटीज डिटरमाइन होती हैं बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स आर फ्री टू ऑर्गेनाइज internal structure of LLP as per their requirements, but in the absence of LLP agreement their rights and duties will be determined by LLP Act 2008। और मैं बच्चों को ये भी सजेस्ट करता हूं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में, वैसे भी शॉर्ट ही है, एडवांटेजेस ऑफ LLP आप एक्सप्लेन करें। एक पार्ट और है, अगेन इजी है, 2 मिनट में आ जाना चाहिए। राजू एंड हिज फ्रेंड अनिल हैव अप्रोच यू टू हेल्प देम टू फॉर्म अ LLP। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोज LLP इज टू रन अ चैरिटेबल स्कूल। यहीं पे सवाल खत्म हो गया, नॉट अलाउड। सर हमने LLP का फीचर पढ़ा है। सर LLP का फीचर होता है LLP लॉफुल बिजनेस करने के लिए बननी चाहिए एंड द मोटिव ऑफ बिजनेस मस्ट बी टू अर्न प्रॉफिट। LLP कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? विच प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन। व्हाट वुड बी योर सजेशन? हम उसको बोल देंगे यू कैन नॉट फॉर्म द LLP फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो अगर चैरिटी करनी है तो कंपनी बना लो, कंपनी तो अलाउड होती है ना चैरिटी के लिए बनाना। तो सजेशन क्या दोगे? LLP कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बोले आप LLP तो नहीं बना सकते, बट ही कैन फॉर्म सेक्शन 8 कंपनी। बस एक लाइन लिखनी है सेक्शन 8 कंपनी, ये नहीं पूरा सेक्शन 8 कंपनी एक्सप्लेन करने बैठ जाओ यहाँ पे। 3 नंबर का सवाल है मात्र। डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है और इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब आज ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो देखते ही आपको बाय हार्ट आना चाहिए कि अरे यार ये तो सर हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। बट इसमें ना एक जगह बच्चों को ट्रिक किया है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आंसर बहुत अच्छा है। एक जगह बच्चों को ट्रिक किया है।
ABC and Company is a renowned partnership firm doing business in textile industry from last 20 years. But due to technical upgradation, firm incurred heavy debts of 50 lakh. To maintain the integrity of firm, they introduced D as a new partner. अब याद करो, नया पार्टनर जिस दिन फर्म में एडमिट होता है वो अपने डेट ऑफ एडमिशन से पहले वाली एक्ट के लिए लायबल नहीं होता. ये तो ठीक है. अब यहां एक ट्रिक है, देखना, बहुत अच्छी ट्रिक है. अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में. बहुत बच्चों ने गलती करी है इस पार्ट में, मैं पहले ही बता रहा हूं. बिफोर एडमिशन ऑफ डी, हां प्यारा सवाल. बिफोर एडमिशन ऑफ डी, अदर पार्टनर्स एबीसी डिसाइडेड ऑन देयर ओन, खुद से डिसाइड कर लिया, एंड क्रेडिटर से भी अग्रीमेंट बना लिया, एंड मेड एन अग्रीमेंट विद द क्रेडिटर्स दैट न्यू पार्टनर विल बी लायबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट थ्रू नोवेशन. नोवेशन क्या होता है? रिप्लेसिंग ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट. तो एबीसी ने जाके क्या किया? क्रेडिटर से नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और उसमें यह डिसाइड कर लिया कि जो नया वाला पार्टनर डी आ रहा है वो भी लायबल होगा, और डी से पूछा तक नहीं. ABC decided on their own and made an agreement with creditor. अब इसमें मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, याद रखना. लॉ ये बोलता है, समझना इस चीज को, समझना इस चीज को, याद रखना ये बात. आप क्या बोलोगे? आ न्यू पार्टनर is not liable for the acts of the firm, is not liable for the acts of the firm before the date of his admission. बोले नया पार्टनर फर्म की एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होता है बिफोर द डेट ऑफ हिज एडमिशन. जानते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखना, where both new partner and creditors agree. मान लो नया पार्टनर भी अग्री हो जाए और क्रेडिटर भी अग्री हो जाए. नया पार्टनर अग्री हो गया, हाँ हाँ मैं दे दूंगा पुराना पैसा, वो खुद अग्री हो रहा है नया पार्टनर, तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है. ये सोचने वाली बात है. न्यू पार्टनर भी अग्री हो जाए कि हाँ मैं पैसे चुका दूंगा, क्रेडिटर भी अग्री हो जाए कि हाँ भाई मैं उनसे पैसा ले लूंगा. लॉजिकली सोचो, क्रेडिटर तो कोई मना करेंगे. तो मेन अग्री करने की किसकी बात है? न्यू पार्टनर. तो वैसे तो न्यू पार्टनर पुरानी वाली एक्ट्स के लिए लायबल नहीं है, बट अग्रीमेंट में ये लिख दिया जाए कि नहीं वो तो लायबल होगा और न्यू पार्टनर उससे अग्री भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी. तो वेयर बोथ न्यू पार्टनर एंड क्रेडिटर्स अग्री टू एक्सेप्ट लायबिलिटी, अग्री हो जाए एक्सेप्ट करने के लिए लायबिलिटी फॉर earlier acts, then new partner will be held liable. फिर तो न्यू पार्टनर को आप लायबल कर ही सकते हो. तो ये आपका सेक्शन 31 में से निकल के आएगा ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये मैंने इसलिए आपको एक्स्ट्रा में समझाया, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है द अदर पार्टनर्स अग्री हो गए इस चीज पे बिफोर एडमिशन ऑफ डी. अदर पार्टनर्स एबीसी डिसाइडेड ऑन देयर ओन, खुद से डिसाइड कर लिया, मतलब डी से नहीं पूछा. जब डी से नहीं पूछा मतलब डी तो अग्री नहीं हुआ है ना इस चीज पे, न्यू पार्टनर तो अग्री नहीं हुआ इस चीज पे. व्हेन डी ज्वाइंस, उसको पता चला यार 50 लाख का लोन है, he came to know about the debt of 50 lakh with reference to provisions of Indian Partnership Act. Give your opinion. अब आपको ओपिनियन देना है. अब क्या पूछ रहा है? अलग अलग बातों पे ओपिनियन पूछ रहा है. Whether D would be held liable for debts of the firm incurred prior to his admission? No. No, D will not be liable as he did not agree to it and his consent was not obtained. ना वो अग्री किया ना उससे पूछा गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो लायबल नहीं हो सकता. कोई डाउट?
अब सेकंड और थर्ड पार्ट के आंसर आपसे चाहूंगा। देखो यार, ये दोनों पार्ट अब मैं उम्मीद रखता हूं। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हल्का सी एक ट्रिक थी, मैंने बता दी। सेकंड और थर्ड पार्ट यार आपको आने चाहिए। अब इतनी ज्यादा अपन ने प्रैक्टिस कर ली, कितने सारे मॉक टेस्ट पेपर्स मैंने आपको करा दिए, पीवाई क्यूज हमने कर लिए, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यार। सेकंड पार्ट का आंसर मैं आपसे चाहूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो देना चाहे। वेदर योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ डी वॉज अ माइनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बताओ। देखो पहली चीज तो सुनो मेरी बात, पहली चीज तो अगर माइनर को फर्म के प्रॉफिट्स में एडमिट करते हैं तो पहली चीज तो यहां प्रोविजन चेंज हो गया, आपको हल्का सा प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा सेक्शन 30 का। सेक्शन 30 तो है माइनर बीइंग एडमिटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तब माइनर अगर फर्म की प्रॉफिट में एडमिट होता है तो पहली चीज तो माइनर अगर फर्म के प्रॉफिट में एडमिट होता भी है तो वो पर्सनली तो लायबल ही नहीं होता। माइनर पर्सनली तो लायबल ही नहीं होता, पर माइनर का जो फर्म के अंदर शेयर है वो लायबल होता है। पर फर्म में भी तो शेयर डेट ऑफ एडमिशन से ही लायबल होगा, उससे पहले तो लायबल नहीं हो सकता। तो देखो पहली चीज, माइनर पर्सनली तो लायबल होता ही नहीं है। तो पहले तो आप ये लिखना माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। बोले माइनर पर्सनली लायबल तो वैसे भी नहीं होता। दूसरी चीज, माइनर का जो शेयर भी है, माइनर शेयर विल बी लायबल, माइनर का शेयर लायबल तो होगा बट फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन। बोले माइनर का शेयर लायबल होगा लेकिन वो भी डेट ऑफ एडमिशन से लायबल होगा। तो वुड योर आंसर बी डिफरेंट? नो, इवन माइनर इज नॉट लायबल। ना माइनर लायबल है ना माइनर का शेयर लायबल है। समझ में आई बात? अच्छा, वेदर डी वुड बी लायबल टू पे द डेट अपॉन बिकमिंग मेजर। मेजर हो गया तब लायबल हो गया क्या? बताओ। मेजर हो गया तब लायबल हो गया? बताओ ये आंसर मैंने, मेजर हो गया तो तब लायबल होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वो, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो जब मेजर भी हो जाता है तो वो पर्सनली लायबल होता है, लेकिन पर्सनली लायबल उन एक्ट्स के लिए होता है वो उस डेट से, जो उस डेट से हो, फ्रॉम द डेट ही वॉज एडमिटेड टू द प्रॉफिट। तो ये तो लायबिलिटी उसके डेट ऑफ एडमिशन से पहले की है, तो इवन अगर वो मेजर भी हो गया तो भी लायबल नहीं होगा। नो, ही वुड नॉट बी लायबल even where he becomes major, because he is liable from date of admission। वो liable date of admission से होता है। ये liability तो date of admission से भी पहले की है, सब जानते हैं। बोलो आया? अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन। देखो वैसे अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है तो सेकंड और थर्ड में आप नहीं अटकने चाहिए, और आइडियली तो आप अटकने फर्स्ट में भी नहीं चाहिए। अब ये दोनों स्कोरिंग है, 4 नंबर का ये वाला सवाल, 3 नंबर का ये और 6 नंबर का ये। हर क्वेश्चन में ट्रेंड क्या हो रहा है कि पहला पार्ट हार्ड आ रहा है, बाकी सारे पार्ट इजी आ रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी बात, बाकी पार्ट्स ऑलमोस्ट डायरेक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट पार्ट में तो अपने मार्क्स लूज होने ही नहीं चाहिए। पढ़ो, एकदम इजी सा सवाल है, आप देखते कहोगे हाँ भैया अपने को तो आ गया। क्या लिखा हुआ है? पढ़ना। द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑथराइज द कंपनी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन प्रॉपर्टी। बिजनेस था प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग क्या होता है? खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज की जहां बात हो गई ना, ये बात तो पक्की है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का क्वेश्चन है, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं। सिंस द कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी इन रीसेंट बोर्ड मीटिंग प्लान टू
डाइवर्सिफाई द बिजनेस एंड एंटर इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन करने का बिजनेस नहीं था आपका, ट्रेडिंग का था, यानी ये हो गया अल्ट्रा वायर्स। कोई प्रॉब्लम? ये अल्ट्रा वायर्स क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि कंपनी का बिजनेस ट्रेडिंग का था, ना कि कंस्ट्रक्शन का। फॉर दिस पर्पस दे बोरोड अ सम ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड। तो ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो आप पैसा बोरो कर रहे हैं, ये अल्ट्रा वायर्स हो गया। अल्ट्रा वायर्स हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या ये कंपनी लोन पे करने के लिए लायबल है? आप बोलोगे लायबल नहीं है। क्या याद रखना है? अंडर अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट नीदर कंपनी नॉर थर्ड पार्टी एक्वायर्स एनी राइट। बोले अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट में ना कंपनी को कोई राइट है, ना थर्ड पार्टी को। मेंबर्स ने अप्रूव की नहीं थी ये बात, डिड नॉट अप्रूव द डिसीजन अबाउट, हैंस कंपनी रिफ्यूज टू रीपे द लोन। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, व्हाट इज द रिकोर्स अवेलेबल टू मैग्नम फाइनेंस लिमिटेड? रिकोर्स मतलब रूट, वो किस रोड से अपने लोन की रिकवरी करेगी? इट कैन नॉट रिकवर लोन, इट कैन नॉट रिकवर लोन एज इट इज अल्ट्रा वायर्स। खत्म। आया? कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लिख दे तो। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हम इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लिख दे तो। लिख सकते हो, प्रोविजन में कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें बात लिखाई है। याद करो, अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी तो लायबल नहीं होती, लेकिन डायरेक्टर्स तो पर्सनली लायबल होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि मैग्नम फाइनेंस कैन स्यू डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। वो कंपनी के डायरेक्टर्स को तो स्यू कर ही सकती है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखते ही आना चाहिए। अगेन आपको अगला वाला भी। सर अब ये इजी, ये जो छोटी वाली केस स्टडीज होती है ना, ये ज्यादा स्कोरिंग होती हैं। दिक्कत क्या होती है, हम बड़ी वाली केस स्टडी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब बड़ी वाली केस स्टडी में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है? बोर्ड पर देखना अब मैं क्या बोल रहा हूं। S&M Limited was registered in 2021 with a share capital of 50 lakh divided into 5 lakh equity share of 10 each under Section 8 of Companies Act for promotion of art in Jaipur. Company earned huge profit during the financial year ending on 31 March 25 due to boom in the market. On 10th May 2025, 75% of the members demanded to distribute dividend. सवाल यहीं खत्म हो गया। सेक्शन 8 कंपनी है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज प्रोहिबिटेड। सेक्शन 8 कंपनी को थोड़ी ना डिविडेंड देनी अलाउड है। सेक्शन 8 कंपनी को थोड़ी ना डिविडेंड देनी अलाउड है। तब क्या बोलोगे? पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो प्रोहिबिटेड है। अगर कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती भी है तो उसे वैलिड माना नहीं जाएगा। प्रोविजन में क्या करोगे? कुछ नहीं, सेक्शन 8 कंपनी के सारे प्रोविजन से एक्सप्लेन कर देना। भाई प्रोविजन में क्या करोगे? सेक्शन 8 कंपनी के सारे प्रोविजन से एक्सप्लेन कर देना। और क्या ही है? और 3 कंडीशन एक्सप्लेन कर देना कि कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है, कंपनी का इंटेंशन ये है कि वो अपने प्रॉफिट्स को अपने ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई करेगी, और कंपनी में डिविडेंड का पेमेंट प्रोहिबिटेड है। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये बताते हैं। फॉर दिस पर्पस दे पास द स्पेशल रेजोल्यूशन इन ईजीएम। अच्छी बात है, करो। क्या हो गया? विद रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट डिसाइड वेदर S&M लिमिटेड कैन डिक्लेयर डिविडेंड। नो, इट कैन नॉट डिक्लेयर। बात ही खत्म। रीजन क्या लिखेंगे? बोले नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज में डिविडेंड देना प्रोहिबिटेड है। कुछ बच्चे बहुत मेजर गलती करते हैं, मेरे 50 बार समझाने के बाद भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज को एनपीओ लिखाते हैं। एनपीओ जैसा कोई वर्ड कंपनीज एक्ट में नहीं है। एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। नो सच वर्ड इज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट। प्लीज ऐसे वर्ड्स यूज ना करें। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मार्क्स आने ही आने चाहिए। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, सेक्शन नंबर 126,
the liability of surety is coextensive with the liability of principal. Surety is liable to pay all the sums which principal is liable to pay. 128 सेक्शन है, सॉरी 126 में तो डेफिनेशन है, 128 सेक्शन है. आप बोलेंगे द श्योरिटी इज लायबल टू पे ऑल इंटरेस्ट एंड कॉस्ट विच द प्रिंसिपल इज लायबल टू पे अनलेस अदरवाइज इज स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन. ओ ये क्या है? क्लिक ही नहीं होता बच्चों को, क्लिक ही नहीं होता. अरे क्लिक होना चाहिए. श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड होता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज बीन मेड बाय वे ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फेयर. ये बच्चों को क्लिक नहीं होता. सर बच्चे क्या डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लिखाते हैं? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन ये है कि श्योरिटी इसलिए डिस्चार्ज हुआ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिडेट हो गया. तो इनवैलिडेट का एक तो है मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, जिसमें सेक्शन 142 एंड 143 आएंगे. और एक और केस में इनवैलिड होता है वेयर को श्योरिटी रिफ्यूजेस टू ज्वाइन. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इस कंडीशन पे दिया गया था that other person must join as a co-surety and other person refuses to join as a co-surety, then also contract of guarantee becomes void. क्लियर है? थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, हड़बड़ी मत किया करो. फिर बोल रहा हूं थोड़ा सा क्वेश्चन आराम से पढ़ो. कई बार क्या होता है जल्दबाजी होती है और अपन यही बोलते हैं ना दुर्घटना से देर भली. आराम से पढ़ो. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी पढ़ते ही नहीं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के प्रोविजन लिखना चालू कर दिए. आगे चलते हैं. अब इस क्वेश्चन का अगेन पहला पार्ट है पर यह बहुत इजी है. इस तरह का क्वेश्चन पता नहीं आपने कितनी बार कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ये सेम ऐसा क्वेश्चन करा रखा है मैंने पहले. मैं आपको पहले ही बता देता हूं. एमटीपी 1 में था सेम ऐसा क्वेश्चन कि गुड्स के अंदर डिफेक्ट होते हैं. ये मैंने दे रखा है टेस्ट में भी. अगर एमटीपी में भी बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल डिट्टो सेम. सर याद करो अगर गुड्स में फॉल्ट होते हैं और ग्रेट्यूटस बेलमेंट होती है तो बेलर नोन फॉल्ट के लिए लायबल होता है, अननोन फॉल्ट के लिए लायबल नहीं होता. और अगर गुड्स में डिफेक्ट होते हैं और नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट होती है तो बेलर हर टाइप के फॉल्ट के लिए लायबल होता है, वेदर नोन और नॉट नोन टू हिम. तो ये जो क्वेश्चन है ये नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट का है. उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अपन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है? 2 अलग अलग पार्ट चल रहे हैं क्वेश्चन में, 2 सेक्शन लगेंगे. करा देता हूं. करा रखा ये क्वेश्चन मैंने पहले एमटीपी में भी, फिर करा रहा हूं, कोई बात नहीं, फिर कर लेते हैं. पर्पस ही यही है कि सिमिलर कलर के क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस हो जाए कि पेपर में मिलता जुलता सवाल आए तो देखते ही हमसे हो जाए. X was running a business of car on lease. One fine day, Y came to hire a car for 10 days for his business tour from Delhi to Amritsar. X offered him a Honda City for rupees 50,000 for 10 days on a condition that petrol and toll expenses will be borne by him. X गाड़ी हायर पे दे रहा है, X बेलर है. वायर को गाड़ी हायर पे दी जा रही है, वाई बेली है, और उसके 50,000 रुपए चार्जेस लिए जा रहे हैं, यानी ये नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट है. डिफाइन एनजीबी इन पेपर. फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द जर्नी इंजन ऑफ कार वॉज चोक्ड. गाड़ी का इंजन खराब हो गया. इंजन खराब होना कोई फॉल्ट नहीं है, बाद में खराब हुआ इंजन, तो इंजन को ठीक कराने में खर्चे लगेंगे. इंजन को ठीक कराने में जो खर्चे लगेंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गए. अब रूल ये होता है सेक्शन 158 बोलता है बेलर इज लायबल. बेलर लायबल होता है.
for extraordinary expenses, whether gratuitous bailment or non-gratuitous bailment. जीबीओ या एनजीबीओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे तो बेलर को ही बियर करने हैं। तो गाड़ी को रिपेयर करने का जो खर्चा आएगा वो तो एक्सी बियर करेगा जो कि बेलर है। वाई हैज टू स्पेंड, वाई यानी बेली के एक बार तो लग गए 10,000 रुपए फॉर रिपेयर ऑफ इंजन। When he was coming back from अमृतसर, लो भैया ब्रेक भी नहीं चले, ब्रेक ऑफ कार वर नॉट वर्किंग एंड अ मेजर एक्सीडेंट ऑफ वाई हैपन ड्यू टू दिस। ये डिफेक्ट हो गया भैया, ब्रेक चलना बंद हो जाना। अब डिफेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है सेक्शन 150 और 150 बोलता है बेलर इज लायबल फॉर ऑल फॉल्ट्स वेदर नोन और नॉट, चाहे उसको पता हो चाहे नहीं पता हो, वेदर नोन और नॉट, चाहे उसको पता थे चाहे नहीं पता थे, इफ बेलमेंट इज नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। याद आ रहा है? अब बेचारे का कितना खर्चा हुआ ट्रीटमेंट में? वाई वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल एंड पेड अ बिल ऑफ 50,000 ऑन रिकवरी। अच्छी बात है। वाई आस्क्ड एस्क कि तू भैया कंपनसेट कर मुझे फॉर रिपेयर जो कि 10,000 की थी एंड हॉस्पिटल एक्सपेंस जो कि 50,000 के थे। नहीं, हॉस्पिटल एक्सपेंस ये रहे, ये वाले 50,000 नहीं, ये वाले 50,000। ठीक है, अमाउंटिंग टू टोटल 60 हो गया, 50 और 10 60। एक्स मना कर रहा है, बोले मैं तो नहीं दूंगा, सेइंग दैट मुझे तो पता ही नहीं था इंजन और ब्रेक के बारे में। Y filed a suit against X for recovery of damage. Give your opinion. Whether Y can withheld. Whether Y can withheld मतलब Y देने से मना कर सकता है क्या? Y बेली है। Whether Y can withheld amount of higher charge of 50,000 मतलब हायर चार्ज से ना 50,000। अब ऐसे सोचो X लायबल है वाई को देने के लिए 60,000। 60,000 किस चीज के? 10,000 तो रिपेयर के और 50,000 हॉस्पिटल के। और वाई को एक्स को हायर चार्ज के नाम पे कितने देने हैं? 50। तो वेदर वाई कैन विदहेल्ड 50? यस, ही कैन विदहेल्ड 50 एंड ही कैन स्यू एक्स, ये एक्स को स्यू कर सकता है फॉर बैलेंस 10,000। बोलो आया? आगे पूछा है वेदर एक्स वॉज लायबल टू पे डैमेज। वेदर एक्स वॉज लायबल टू पे डैमेज एज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द, यस ही इज लायबल। तू अवेयर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यही लिखना है। इन केस ऑफ एनजीबी बेलर इज लायबल फॉर ऑल फॉल्ट्स वेदर नोन टू हिम और नॉट, देयरफॉर ही इज लायबल टू पे। बोलो आया? अरे आया? अच्छा, डन। पक्का आया ये वाला क्वेश्चन? अब सर ये मैं इतनी मतलब क्लास में आपको इतनी बार बोल चुका हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनआई एक्ट का। हो सकता है आपके टाइम में ना आए क्योंकि मई 25 में आया है, बट देन अगेन रिपीट हो सकता है। डिलीवरी के प्रोविजन पेपर में पक्का पूछ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल वेदर इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर और ऑर्डर फॉर इफेक्टिव नेगोशिएशन। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनआई एक्ट। प्लीज एक्सप्लेन सेक्शन 46। रूल्स ऑफ डिलीवरी है इसमें ऑफ एनआई एक्ट। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, द मेकिंग, एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीटेड by delivery. The delivery may be actual or constructive. The delivery of negotiable instrument may be made by person making the instrument or person accepting the instrument or person endorsing the instrument. Where the instrument has been delivered conditionally,
and it gets into the hands of holder in due course, then HDC gets a valid title on the instrument, even if the condition is not satisfied. पूरा सेक्शन 46 मुझे यहां पर एक्सप्लेन चाहिए जितना मेरी किताब में है. अगर आपको 3 नंबर चाहिए, पहले ही बोल दे रहा हूं. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. कर ही लोगे इसमें तो क्या ही बताऊं. कर लोगे बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के डिफरेंसेस तो बहुत अच्छे से मैंने करा रखे हैं. हाँ भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन, बात मत करो. अब मैंने अपनी किताब में 5 डिफरेंस दिए हुए हैं, इसके 5 लिखने हैं. ये नहीं कि 4 नंबर का सवाल है हम तो 4 ही लिखेंगे, जय सिया राम. 5 लिखने हैं. बेसिस क्या क्या दे रखे हैं? एक तो मीनिंग का, एक नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कि एक में ऑर्डर टू पे होता है, एक में प्रॉमिस टू पे. पार्टीज एक में 2 होती हैं, एक में 3. एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है. पेबल टू बेयरर, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेयरर बन ही नहीं सकता. बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं बन सकता, टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो बन सकता है. यही 5 डिफरेंस चाहिए मुझे पेपर में. अपनी मर्जी से कोई नया डिफरेंस नहीं बनाओगे. मेरी किताब में 5 है, मुझे यही 5 चाहिए पेपर में. मैंने डिफरेंसेस के लिए आपको जब अलग से डिफरेंसेस सिखाए इंपॉर्टेंट वाले, तब भी बोल दिया डिफरेंसेस वही लिखेंगे जो मैं सिखा रहा हूं. डन है. ये तो बड़ा इजी है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समझानी है, समझाया ना? समझा दोगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर समझानी है, समझा देना. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस समझानी है, समझा देना. हर मिनिस्ट्री 2-2 नंबर की है, ये मान लो. तो हर एक के अंदर 4-4 पॉइंट लिखने हैं आपको मिनिमम. समझ गए? कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, इजी है. सर ये वाले क्वेश्चन का पूरा सवाल इजी है. मतलब इस क्वेश्चन में अगर अपन अटक रहे हैं तो अपनी गलती से अटक रहे हैं. मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें मार्क्स लूज ही नहीं करने पेपर में. क्या बोल रहा है? P sold certain antique items to Q for 3 lakh. P seller हो गया, Q buyer हो गया. As per terms of agreement, 75% of the amount was to be paid within a week, and balance 25% was to be paid till 31st December. Q appointed his agent R to take delivery of goods after payment of first installment. Q transferred a sum of 280 in the account of P through NEFT on 18/12/24, which was credited in P's account on same date. R कौन था? बायर का एजेंट. उसने डिलीवरी ली नहीं ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी. बाय द मीन टाइम Q फेल टू मेक पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट. Q ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट चुकाई नहीं. वो कब तक चुकानी थी? 31/12/24 तक. ऑन 10/1/25, 10/1/25 यानी 31/12/24 के बाद एजेंट आया डिलीवरी लेने. P refused to deliver the goods and exercises right of lien over the goods. According to provisions of SOGA, give your opinion whether P was justified. Yes. Provisions में अनपेड सेलर आएगा, एक तो डिफाइन होगा. उसके बाद राइट ऑफ लियन का सेक्शन 47 होगा. उसमें एक्सप्लेन क्या करोगे? गुड्स वर सोल्ड विद स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, but buyer Q did not make the payment. Hence seller P can exercise right of lien on goods for outstanding amount of rupees 20,000. Done? Done? Right of lien can be exercised because credit period has expired but no payment was made. अब ऐसा सा ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था, कितने सारे बच्चों ने गलत किया. सोचो वहां पे क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ था, फिर वो बंदा लियन कर रहा था. बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया लियन कर सकता है. नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ था. फिर उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि इंसॉल्वेंट हो जाता बायर तो
तो इंसॉल्वेंसी के केस में तो आप लियन कर ही सकते थे। लियन के 3 केस हैं, या तो क्रेडिट पीरियड नहीं है, या क्रेडिट पीरियड है पर एक्सपायर हो गया है, या बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। आया? बिल्कुल आ गया सर। एन ऑक्शन टेक्स प्लेस इन दिल्ली फॉर एंटीक आइटम्स, अच्छी बात है। इट इज नोटिफाइड टू द बिडर दैट सेल विल बी कंप्लीटेड, ऑलरेडी करा चुका हूं, सेम एमटीपी वाला क्वेश्चन है। ओनली व्हेन द हैमर ऑफ द ऑक्शनियर हिट्स द टेबल एंड ही अनाउंसेस यू आर द हाईएस्ट बिडर। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा याद दिला देता हूं। ऑक्शनियर फॉल ऑफ हैमर तो करेगा, लेकिन यह अनाउंसमेंट करना भूल जाएगा कि यू आर द हाईएस्ट बिडर। क्योंकि यह अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि यू आर द हाईएस्ट बिडर, तो ऑक्शन सेल को कंप्लीट माना नहीं जाएगा। ठीक है, कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, करा चुका हूं। द पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट, म्यूचुअल एजेंसी। The implied authority of partner to bind the firm by all the acts done by him in all matters connected with the business of firm is done in the usual way, not beyond the nature and scope of partnership. Explained with reference to provisions of Indian Partnership Act. अब आधे बच्चे तो लैंग्वेज समझ के इधर उधर गिर पड़ जाते हैं, बोलते हैं सर ये सवाल तो हमसे हो नहीं रहा, जय सिया राम बोलो, आगे बढ़ो, आराम से बढ़ो धीरे धीरे। द पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक बात है, ये तो सही है। तो यहां पे ये तो क्लियर है कि आपको पेपर में म्यूचुअल एजेंसी एक्सप्लेन करना है, और चाहो अगर आपको बाय चांस याद आ जाए तो सेक्शन 18 एक्सप्लेन कर देना ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 चैप्टर 3 में मिल जाएगा। अब मैं क्या बहुत स्मार्ट हूं बचपन से ही, मेरे को ना इंप्लाइड अथॉरिटी वर्ड नजर आ रहा था, तो मेरे को पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी समझानी है सेक्शन 19 में। द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय ऑल एक्ट्स डन बाय हिम, वो बाइंड कर सकता है बाय ऑल एक्ट्स डन बाय हिम जो फर्म के बिजनेस से कनेक्टेड है, इन ऑल द मैटर्स कनेक्टेड विद बिजनेस इज डन इन द यूजुअल वे एंड नॉट बियॉन्ड नेचर एंड स्कोप ऑफ पार्टनरशिप। तो आप बोलोगे ट्रू, ही कैन बाइंड द फर्म, फिर कहां का इंप्लाइड अथॉरिटी ये समझाया हो, कहां का इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है ये समझाया हो, सेक्शन 19 एंड 43। लैंग्वेज में ट्रिक हो गए बच्चे, तो मैं ये नहीं कहूंगा ये क्वेश्चन इजी था। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूजन हो, कभी भी अटेम्प्ट मत करिए, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट 6th क्वेश्चन, तो डोंट अननेसेसरीली गो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ बेटा आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। Not required. Give your opinion with reference to provisions of Indian Contract Act 1872. अब ये लड्डू सवाल, ज्वाइंट प्रोमिसेस की लायबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल होती है। एक प्रोमिसर ने अगर पूरा पैसा दे दिया तो बाकी लोगों से इक्वल कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, और अगर कोई एक प्रोमिसर पैसा नहीं चुका पा रहा तो उसका लॉस बाकी लोगों को इक्वल इक्वल बियर करना है। खत्म, पढ़ो। Whether joint promisor and promisee voluntarily discharge their obligation even after death. एक तो पूछ रहा है अगर डेथ हो गई तो डिस्चार्ज हो जाएंगे क्या? नहीं। डेथ के केस में जॉइंट प्रोमिसर, सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज प्रोमिसर विल बी लायबल। और जॉइंट प्रोमिसी के केस में जॉइंट प्रोमिसी एंड सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसी एंड हिज legal representative are entitled to recover. In case they won't be able to discharge their obligation, whether any of the joint promisors may be compelled, yes, any one joint promisor may be compelled to pay whole amount, and the promisor who is compelled to pay whole amount can claim equal contribution from others. What would be the situation in case of default by any one of them? If any one promisor makes a default in payment, then other joint promisors can claim, then other joint promisors will be liable to share the loss equally. कर लोगे? What are the effects of coercion? डायरेक्ट लिखा रखे मैंने, contract will be voidable at the option of aggrieved party, restitution is allowed.
रेस्टिट्यूशन का मतलब लिखाना, रेस्टिट्यूशन मींस पर्सन हु हैज रिसीव्ड बेनिफिट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिस्टोर द बेनिफिट्स टू द पार्टी फ्रॉम हुम बेनिफिट्स आर रिसीव्ड। ज्यादा मत एक्सप्लेन करना, 2 नंबर का सवाल है। वेदर थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोएजन, यस, बिकॉज इट इज पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड। डायरेक्ट लिखी हुई है मेरे नोट्स में। कोई डाउट है? लास्ट क्वेश्चन आता है पेपर का। लास्ट है, सेकंड लास्ट है? लास्ट। हाँ भाई बताना, इससे इजी क्वेश्चन देखा नहीं है आपने जीवन में, मैं बता रहा हूं। सर याद है सेक्शन 138 बोलता था कि अगर चेक डिसऑनर होता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, तो ड्रॉअर ऑफ द चेक इज लायबल फॉर 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी ऑफ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। लेकिन उसके लिए 6 कंडीशन होती थी। उसमें पहली कंडीशन थी चेक वॉज इशूड फॉर पेमेंट ऑफ लीगली एनफोर्सेबल डेट, इट शुड नॉट हैव बीन इशूड एज अ गिफ्ट और चैरिटी। अब पढ़ लो। Ram purchased a second-hand car from his friend Rohan for 5 lakh on 10 November 22. He paid 4 lakh immediately and promised to pay 1 lakh within 1 year. But he could not pay the remaining amount till December 23. On 5th January 24, Ram को invitation मिला for Rohan's wedding. शादी में तो नहीं जा पाया, चेक भेज दिया एज अ गिफ्ट कि बोले ले ऐश करना, which he could not attend, but sent a check of 51,000 as gift. क्वेश्चन तुम्हें उल्लू क्या बना रहा है? राम ने गाड़ी खरीदी है रोहन से 5 लाख में, 4 लाख तो दे दिए, 1 लाख 1 साल में दिया था पर दिया नहीं है। राम ने गाड़ी 5 लाख की खरीदी थी, 4 लाख तो इमीडिएट दे दिए, 1 लाख बोला था 1 साल बाद दूंगा पर अभी तक दिए नहीं है, तो वो 1 लाख अलग है। ये जो चेक भेजा है उस 1 लाख के पेमेंट के लिए थोड़ी ना भेजा है, चेक तो एज अ गिफ्ट भेजा है फॉर शादी। चलो जी, ओके जी। When Rohan deposited the check, रोहन ने चेक बैंक में लगाया होगा, it was returned unpaid due to insufficient balance in account of Ram. रोहन considered an offense. रोहन बोला तो offense हो गया, offense हो गया। रोहन considered it as an offense under section 138 of NI Act. Advice: whether Ram would be held liable for dishonor of check? No, not liable under section 138, as check was not issued for payment of legally enforceable debt. चेक क्योंकि लीगली एनफोर्सेबल डेट के लिए नहीं दिया था तो राम लायबल नहीं है। वेदर रोहन वॉज जस्टिफाइड, सेम चीज पूछ रहा है, ऊपर वाली चीज में पूछ रहा है राम लायबल है क्या? नहीं लायबल है यार, काय बात का लायबल है? वेदर रोहन वॉज जस्टिफाइड इन कंसिडरिंग दिस एज एन ऑफेंस? नो, एक ही बात है, ही वॉज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज चेक वॉज गिवन एज अ गिफ्ट, इट वॉज गिवन एज अ चैरिटी, इट वॉज नॉट गिवन फॉर पेमेंट ऑफ लीगली एनफोर्सेबल डेट। एक ही बात है, दोनों चीज में सेम ही चीज पूछ रहा है, पर दोनों का कंक्लूजन अलग अलग ही लिखना है। ये मैंने टेस्ट में दिया था आपको, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और उसके फीचर्स लिख दोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या क्या थी? अनशन मत लिखना फालतू की। टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स, नॉट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स, टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर व्हेन फाउंड, बस। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट का सेक्शन याद करो 178। अगर मर्केंटाइल एजेंट गुड्स को प्लेज करता है आउटसाइड अथॉरिटी तो भी पॉनी को गुड्स पे वैलिड राइट मिलता है। अगर मर्केंटाइल एजेंट के पोजेशन में गुड्स थे विद परमिशन ऑफ ओनर, मर्केंटाइल एजेंट ने कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया और पॉनी ने गुड्स गुड फेथ में लिए। प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 178A, अगर पॉनर के पास गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आए थे और पॉनर अग्रीव्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करने से पहले पॉनी को गुड्स प्लेज कर देता है और पॉनी गुड्स को गुड फेथ में ले लेता है, देन इट्स अ वैलिड प्लेज। ये होते हैं स्कोरिंग क्वेश्चन, अगर आप थ्योरी लर्न कर गए हो।
पेपर का जो सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं वो 5 और 6 होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्योरी 5 और 6 में आती है। पेपर के अंदर हैबिट बना लो, पहले 5 और 6 करने, 1 करो, 5 करो, 6 करो, सबसे स्कोरिंग यही है। बट वो आप तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरी लर्न है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल? डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 25 का, सोगा का। अगर सेलर ने राइट टू रिजर्व किया है डिस्पोजल ऑफ गुड्स, तो ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, और उसके दो एग्जांपल हैं। स्टेट सर्कमस्टांसेस, दो लिखा रखे हैं मैंने सर्कमस्टांस। समटाइम्स ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, सेक्शन 13। व्हेन कैन ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी? ये सोगा का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन हो गया, और ये सोगा का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन हो गया। मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए इन क्वेश्चंस में। आया नहीं आया सच बोलो। ये है, तुमने रियलाइज नहीं किया होगा, पिछले कई दिनों से हम इतने सारे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हर पेपर में टाइम कम हो रहा है, क्योंकि अब हमको पेपर को करने की आदत पड़ रही है। इट्स ऑल अबाउट हैबिट। पेपर क्यों छूटते हैं एग्जाम में? लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब सोचो कितनी प्रैक्टिस कर ली, आरटीपीस कर ली, मॉक टेस्ट पेपर्स कर लिए, पीवाईक्यू करा अभी पूरा, और 2 आपने मेरे यहां पे आके टेस्ट दे दिए, और अभी 2 पेपर और करा दूंगा मैं आपको। कुछ नहीं करना उसके अलावा, कुछ भी नहीं। समझ गए? कभी टाइम मिले कोई एक आधे पेपर की रिकॉर्डिंग वापस उठा के देख लो, खत्म। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम एट इट।